वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2014 का बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2014 रेगुलर का बैलेंस शीट। और इससे पहले हम ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इससे पीछे जो है मेरे पास यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो नोट करने वाली चीज़ है वो है हमारा नेट लॉस, जो कि कितना आया था 44,400 का। ठीक है, यहाँ पे ये नेट लॉस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और जिसकी मैं लिंक प्रोबेबली जो है वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में इसको आसानी हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम बैलेंस शीट आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे और हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट में जैसा कि आपको पता है कि आप जिस तरह फॉर्मेट होता है कि आप पहले कंपनी का नाम, फिर बैलेंस शीट, और फिर जिस पीरियड की आप बैलेंस शीट बना रहे वो पीरियड। ठीक है, तो एक तरफ आपके तमाम एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लायबिलिटी या इक्विटी। ठीक है, अगर कंपनी है तो स्टॉक होल्डर इक्विटी, और अगर सोल प्रोप्राइटर है तो कैपिटल, और अगर पार्टनर्स हैं तो मल्टीपल कैपिटल्स आते हैं पार्टनर के नाम के साथ। ठीक है, तो अब ये चूंकि एक सोल प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैपिटल आएगा। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आवर एसेट्स। तो सबसे पहले हम अपने करंट एसेट्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले करंट एसेट की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दी है। तो लेट्स सी व्हाट आर करंट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट कैश है जो कि 40,000 है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 40,000 कैश। ठीक है, करंट एसेट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश 40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये भी एक एसेट है। और अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। ठीक है, एक तरफ आपके पास डेबिट की साइड है और दूसरी तरफ आपके पास क्रेडिट की साइड है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है, जिनको देख के हम अपने डेटा को एडजस्ट करेंगे। और ये पीरियड एंड का डेटा है और ये जो है वो पूरे साल का डेटा है। ठीक है, और एक्सट्रैक्टेड क्या यहाँ पे लिखा होता है कि द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ कासिम एंड कॉर्पोरेशन ऑन December 31st 2013। ठीक है, तो December 1st 2013 को ये डेटा था, ये डेटा अवेलेबल था। लेकिन December 1st 2013 को 13 की एंड में हमारे पास कुछ ये एडजस्टमेंट हुई। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी जिस भी अकाउंटिंग आइटम की रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन होती है तो हम उसको एडजस्ट करके बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखें अकाउंट रिसीवेबल 60,000 का है और यहाँ पे आपके पास बैड डेट्स वॉज एस्टिमेटेड 2% ऑन सेल्स। ठीक है, तो बैड डेट्स आपके पास हैं 2%। ठीक है, और तो बैड डेट्स ऑब्वियसली हम अकाउंट रिसीवेबल्स में से काट के फिर अकाउंट रिसीवेबल को लिखेंगे। ठीक है, बैड डेट्स क्या होते हैं, ये डाउटफुल डेट्स होते हैं। मतलब कि जो आपके जो डाउटफुल डेट्स यानी कि जो आपके ऐसे डेट्स या ऐसे आपने ऐसे लोगों को कर्ज दिया होता है जिनसे पैसे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप श्योर नहीं होते हो कि मुझे पैसे वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए एक अलाउंस निकाल लेते हो। ठीक है, अगर इनकेस वो आपको पैसे नहीं दे पाए तो आप जो उस अलाउंस में से अपना खसारा पूरा कर लो। ठीक है, उस अलाउंस को हम कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, जो कि आपके अकाउंट रिसीवेबल्स में से लेस हो जाता है। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल आपके 60,000 है और यहाँ पे एक बैड डेट एस्टिमेटेड 2% ऑन सेल्स। ठीक है, सेल्स की 2%। सेल्स हमारी कितनी है, हमारे पास सेल्स है 1,50,000। ठीक है, 1,20,000 है सेल्स। कासिम का कैपिटल 1,50,000 है। ठीक है, तो सेल्स हमारे 1,20,000 है। तो 1,20,000 का 2% मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जब इनकम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा था तो मैं ऑलरेडी इसको निकाल लिया था मैंने। ठीक है, तो 2% आएगा 2,400। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस भी हमारा उतना ही है 2,400। तो ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स में जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल्स में से बेसिकली अलाउंस जो है हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो AC रिसीवेबल यानी कि अकाउंट रिसीवेबल कितना है, अकाउंट रिसीवेबल है हमारा 60,000। ठीक है, 60,000 है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000 और इसमें से लेस कर लेंगे हमारी जो डाउटफुल डेट्स हैं यानी कि बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स कितने के हैं, बैड डेट्स हैं हमारे कुछ 2,400 के। ठीक है, तो ये लेस में तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, इसका मतलब कि ये माइनस में है। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट आपका जो एसेट है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अब एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है, वो इन्वेंट्री जो कि आपके पास बच गई, जो कि अनसोल्ड है। तो ये स्टिल आपका एसेट है और करंट एसेट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जाके सोल्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपके पास कितने की है, 18,000 की। अब इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो हम इसको एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को जो कि 18,000 की है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है। कितने की है, 18,000 की, राइट। तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग भी आ गई। अब है आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 20,000 की है, ठीक है। अब देखेंगे इसके रिगार्डिंग कोई हमारे पास एडजस्टमेंट तो नहीं, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितने की, 6,000 की आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई, ठीक है। प्रीपेड इतनी थी और इतनी एक्सपायर्ड हो गई। प्रीपेड को हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोलते हैं, यानी कि वो इंश्योरेंस जो कि अभी भी आपके पास है। तो 20,000 आपके पास थी इंश्योरेंस, लेकिन फिर उसमें से 6,000 एक्सपायर हो गई, तो 20,000 में से आप माइनस कर दोगे 6,000, क्योंकि 6,000 आपकी एक्सपायर्ड हो गई। अब 20,000 में से 6,000 वाली इंश्योरेंस जो है आपके पास अब नहीं बची, ठीक है। तो जब ये नहीं बची तो इसका मतलब कि आपका ये एसेट खत्म हो गया, ठीक है। 6,000 की इंश्योरेंस चले गई आपके यहाँ से, ठीक है। ऑल्सो इसको जो है हमने यहाँ बैलेंस शीट आई मीन इनकम स्टेटमेंट में हमने इसको एक्सपेंस आउट भी किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 6,000 का हमने यहाँ पे एक्सपेंस आउट किया हुआ है, तो इसका मतलब कि इंश्योरेंस हमारे हाथ से चले गई है, ठीक है, खत्म हो गई, एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो जो एक्सपायर्ड हो चुकी है हम उसको लेस कर देंगे हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस में। प्रीपेड इंश्योरेंस में से पहले प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास 20,000 की थी, अब सब जब इसको 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 14,000। तो अब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस कितने की बची, हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस बची 14,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस 14,000, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड हो गया, नोट्स पेपर ये तो लायबिलिटी है, अर्न कमीशन ये भी लायबिलिटी है, ठीक है। ये कैपिटल है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है जो कि एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, तो ये बैलेंस शीट का आइटम तो नहीं है, तो इसका मतलब कि ये बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ठीक है। फिर है ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट का आइटम हमें मिल गया, ठीक है। सो ऑफिस सप्लाईज कितने की है, 8,000 की। अब हम देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एडजस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हो चुकी हैं, कितने की, 5,000 की, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास कितने रुपए की थी, 8,000 की थी, ठीक है। यानी कि आप जब अपने शुरू में अपने ऑफिस में जब आए या अपने ऑफिस में आपको जो बजट मिला उसमें से आपने जो है वो ऑफिस का भी बेसिकली बजट होता है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस में, जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट होता है, HR PR, ठीक है। HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, फिर पब्लिक रिलेशंस, PR पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट, ठीक है। कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट, फिर और उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट को अपना अपना बजट दिया जाता है कि आप अपने बजट के हिसाब से अपनी ऑफिस सप्लाईज कैटर करोगे, ठीक है। अपने आप को कैटर करना यानी कि प्रोवाइड करना। तो क्या हुआ कि ऑफिस सप्लाईज लेट सपोज कि आपको जो है बजट मिला, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज को लेकर आने का, आपने जो है 8,000 की ऑफिस सप्लाईज ले आए, ठीक है। लेकिन महीने के एंड में वो ऑफिस सप्लाईज, वो 8,000 की जो ऑफिस सप्लाईज थी उसमें से 5,000 की ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हो गई, ठीक है, खत्म हो गई, इस्तेमाल हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास कितने की ऑफिस सप्लाईज बच गई, जिनको आप अपना करंट एसेट कंसीडर करोगे, कि ऑफिस सप्लाईज भी एसेट है ना कंपनी का, ठीक है। तो अब अगर 5,000 की ऑफिस सप्लाईज लोगों ने इस्तेमाल कर ली, जैसे पेन वगैरह, पेन खत्म हो गई, इंक खत्म हो गई, ठीक है, ये पेन खराब हो गई, खत्म कर दो इसको भी, ठीक है। तो ये ऑफिस सप्लाईज क्या हो गई, यूज्ड हो गई, अगर ये पेन इंक खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जो ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हो गई 5,000 की, तो अब आपके पास कितने की बची, तो 8,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। 3,000 की आपके पास ऑफिस सप्लाईज बच गई। तो जो बच गई आप उसको जो अपना करंट एसेट मानोगे, और जो यूज्ड हो गई उसको आप अपना एक्सपेंस मानते हो, ठीक है। क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आपको पता हो तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी एडजस्टिंग एंट्री होती है जिसमें हम अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिस सप्लाईज जो है वो यूज्ड हो गई 5,000 की, ठीक है। तो 3,000 की हम ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज आ जाएंगी हमारी, ऑफिस सप्लाईज कितने की, 3,000 की, ठीक है। तो 3,000 की ऑफिस सप्लाईज आ गई। अब हमने देखना है कि इसके अलावा हमारे पास कोई करंट मतलब फिक्स्ड एसेट कोई है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है, ठीक है। अब जी हाँ, नहीं है, कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ करंट एसेट ही थे, तो फिक्स्ड एसेट नहीं, तो हम फिक्स्ड एसेट नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम अपना लायबिलिटीज और कैपिटल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आने से पहले हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट की हेडिंग डालेंगे और फिक्स्ड एसेट की हेडिंग डाल के इन सबको सम कर देंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने टोटल एसेट्स,
ठीक है। टोटल एसेट्स कितने बन रही है हमारे टोटल एसेट्स, तो लेट्स कैलकुलेट इट। सो वी हैव टेकन आउट आवर कैलकुलेटर और अब हम जो है उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 40,000, दैन प्लस कर देंगे हम 60,000 को, फिर हमारे पास माइनस में बेड डेट्स जो कि हैं 2,400, तो ये माइनस में हम लिख देंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास 18,000 प्लस में, तो उसको प्लस में लिख दिया। फिर है 14,000 एंड देन वी हैव 3,000, ठीक है। तो ये कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 1,32,600, ठीक है। तो आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स हैं आपके 1,32,600 के, ठीक है। तो टोटल एसेट्स आ गए आपके पास 1,32,600 के, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी लायबिलिटी और एसेट की साइड, आई मीन लायबिलिटी और कैपिटल की साइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी लायबिलिटीज ढूंढते हैं। तो हमारे पास नोट्स पेबल है, पहली लायबिलिटी आ गई नोट्स पेबल कितने की, 20,000 की, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सो नोट्स पेबल को हम एज इट इज लिख लेंगे 20,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट्स पेबल, ठीक है। नोट्स पेबल कितने के, 20,000 के, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लायबिलिटी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अर्नड कमीशन, ठीक है। अर्नड कमीशन कितने का, 10,000 का, ठीक है। लेकिन अर्नड कमीशन अब क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको जब एडवांस में मिल जाती है कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो ब्रोकर हो, ठीक है। आप घर के रियल इस्टेट एजेंट हो, ठीक है। रियल इस्टेट एजेंट यानी कि वो बंदा जो कि घर का ब्रोकर होता है, ठीक है। घर वगैरह लोगों को दिखाता है और फिर घर सेल करता है, ठीक है। हाउस वगैरह सेल करता है, उसको हम कहते हैं रियल इस्टेट एजेंट इन इंग्लिश, और उर्दू में जो इसको या आम बाज़ारी लैंग्वेज में इसको ब्रोकर करके पुकारा जाता है, ठीक है। सो अब लेट्स सपोज कि आप वो और आपने जो है वो घर अभी तक सेल नहीं किया, लेकिन जिसका घर था उसने आपको ऑलरेडी एडवांस में कमीशन दे दिया, ठीक है। तो जो कमीशन आपका एडवांस में आया वो आपका अर्नड होगा, क्योंकि आप अभी तक आपने उस एडवांस कैश के अगेंस्ट या उस कमीशन के अगेंस्ट आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो सर्विस अभी भी आपकी पेबल है। तो जिसका मतलब जो कैश आपके पास आ गया वो आपका एडवांस में आया है, ठीक है। सो उसको आप अपना रेवेन्यू नहीं मानोगे अनटिल अनलेस आप उसके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड ना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमीशन अर्नड, ठीक है, कितने का, 7,000 का, यानी कि 7,000 की आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो 7,000 का जो है आपका अर्नड खत्म हो गया, ठीक है, अर्नड हो गया ये। तो अब बाकी जो अर्नड कितने का बच गया, तो 10,000 में से 7,000 क्योंकि आपने अर्न कर लिए तो वो आप उसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये बच गया कुछ 8, 9, 10 यानी कि 3,000 आपके बच गए, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल अर्नड कमीशन है वो कितने का है, अब अर्नड कमीशन है आपके पास 3,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अर्नड कमीशन लिख लिया है कितना, 3,000 का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास कौन सी लायबिलिटी बच गई है, ठीक है। तो फिर हमारे पास अर्नड कमीशन हो गया, ठीक है, ये कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास एक लायबिलिटी है अक्रूड सैलरीज, ठीक है। अक्रूड सैलरीज ये मैंने इनकम स्टेटमेंट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अक्रूड जब भी आपका वो आपको जो है वर्ड अक्रूड नज़र आ जाए, सो इसके ना दो मायने हो सकते हैं, उस यानी कि दो सेंस में आ सकता है। अक्रूड का मतलब पेबल भी हो सकता है, अक्रूड का मतलब रिसीवेबल भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली अक्रूड का मतलब होता है ड्यू, ठीक है। ये मैं इनकम स्टेटमेंट में भी समझा चुका हूँ और इसकी वजह से मेरे पास ये लिखा हुआ है। अक्रूड का मतलब है ड्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिमेनिंग हो, या तो आनी हो या जानी हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जब भी आपको जब भी आपको जो ये नज़र आ जाए अक्रूड का वर्ड, तो मतलब उसी वक्त ही आप समझ जाओ कि अक्रूड मतलब कोई या तो कोई चीज़ आने की बात हो रही है या तो कोई चीज़ जाने की बात हो रही है, लेकिन वो गई नहीं है ना ही वो आई है, ठीक है। सो यानी कि पेबल या रिसीवेबल, ठीक है। सो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो चीज़ आनी है या ये चीज़ जानी है, ठीक है। क्योंकि अक्रूड के तो दो सेंस होते हैं, दो मायने होते हैं, ठीक है। दो मायने में ये इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कि इसके आगे अकाउंटिंग आइटम कौन सा अटैच हुआ है, ठीक है। तो अक्रूड के आगे कौन सा अकाउंटिंग आइटम है, सैलरीज, ठीक है। अब सैलरीज अब देखेंगे कि ये बिजनेस जो है वो यूजुअली सैलरीज पे करता है या फिर किसी से सैलरी रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखो तो लिखा हुआ कि सैलरीज एक्सपेंस, इसका मतलब कि ये सैलरीज पे करता हो, क्योंकि ये इसका एक्सपेंस। अब अगर ये अपने इस अकाउंटिंग आइटम को अपना एक्सपेंस मानता है, सैलरीज को अपना एक्सपेंस मानता है, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस अपनी सैलरीज पे करता होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो कि अक्रूड कमीशन, ठीक है,
फिर आपने देखना होता है कि ये बिजनेस यूजुअली अपने कमीशन को रेवेन्यू मानता है या अपने कमीशन को एक्सपेंडिचर मानता है, या वो कमीशन पे करता है ये बिजनेस, या वो ये कमीशन जो है वो रिसीव करता है। अगर वो कमीशन रिसीव करता है तो उसका मतलब कि अक्रूड कमीशन क्या है, रिसीवेबल है, ठीक है। अगर वो कमीशन यूजुअली पे करता है दूसरे लोगों को, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कमीशन पेबल है, ठीक है। तो इस लिहाज में अगर वो सैलरीज पे करता है ये बिजनेस, तो उसका मतलब कि अक्रूड सैलरीज का मतलब कि ये सैलरीज पेबल है, ठीक है, पेबल के सेंस में ये आ रहा है, ठीक है। तो पेबल हमारा क्या है, लायबिलिटी है। तो पेबल कितनी लायबिलिटी है हमारे पास, 4000 की, ठीक है। तो अक्रूड सैलरीज या सैलरीज पेबल हम कितने की लिख लेंगे, 4000 की, ठीक है। सैलरीज पेबल या अक्रूड सैलरीज कितने की, 4000 की, ठीक है। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कि हमारे पास इसके अलावा और कोई लायबिलिटी बच गई है, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई लायबिलिटी नहीं बच गई। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं हमारी कैपिटल के पोर्शन पे, ठीक है। तो इससे पहले हम जो है यहाँ पर पहले लायबिलिटीज़ की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मुझसे काम, आई होप यू वोंट माइंड इट, ठीक है। लायबिलिटीज़, अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कैपिटल, या इक्विटी की भी हेडिंग डाल सकते हैं आप, ठीक है। सो आपके पास कैपिटल कितना है, तो यहाँ पे आपके पास लिखा है कि कासिम का कैपिटल है 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 कासिम का कैपिटल है, तो आप यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। कासिम्स कैपिटल, या डायरेक्ट कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, बल्कि डायरेक्ट कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि कासिम कैपिटल ये जो इस तरह नाम लिखते हैं ना, वो पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल है 1,50,000, ठीक है। अब इसमें से हम ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा और अगर लॉस होगा तो लॉस की सूरत में हम इसको लेस कर देते हैं कैपिटल में से, ठीक है। तो आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट ये आ गई, बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास नेट लॉस आ रहा है 44,400 का, ठीक है। तो हम ये इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस नेट लॉस, ठीक है। लॉस हुआ है हमारे पास कितने का, 44,400 का, ठीक है। तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये इसमें से लेस हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना होगा, लेट्स कैलकुलेट इट, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए आ गया हमारा कैलकुलेटर, और फिर सबसे पहले ये 20,000 है हमारे पास नोट्स पेबल, फिर 3,000, देन वी हैव 4,000, ठीक है। फिर हमारे पास 1,50,000 जो कि कैपिटल है, उसमें से माइनस करेंगे हमारा नेट लॉस जो कि 44,400 हुआ है, ठीक है। और उसको मैंने पूरा ही लिख लिया गलती से, तो मुझे लिखना है 44,400, ठीक है। सो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 1,32,600, ठीक है। तो फिर अब हम देखेंगे कि हमारे जो लायबिलिटीज और कैपिटल है वो बराबर है हमारे एसेट्स के, तो ये बराबर है हमारे एसेट्स के 1,32,600, और ये भी है 1,32,600, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब मैं यहाँ पे राइटिंग में लिखूंगा थैंक यू, ठीक है, आपको थैंक यू करने के लिए, THANK, थैंक यू।